तो आज हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो गैसेस इन लिक्विड की कहानी हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक मिलता था, एक एक रुपये दो दो रुपये गिलास, याद है तुम्हें? तो उसमें क्या करते थे कि हमारे पास लिक्विड हुआ करता था, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को कंप्रेस करके मिक्स करते थे, फिर कलर डाल देते थे तो फ्लेवर आ जाता था। याद है तुम्हें? कलरफुल ड्रिंक्स मिलता था, पिया तुम लोगों ने? हाँ भाई, उनका टेस्ट लगभग लगभग वैसे ही होता था, पेप्सी मिरिंडा की तरह। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही मेरी? हेलो, क्या हो गया? माइक इज नॉट वर्किंग। आवाज़ आ रही है मेरी तुम लोग को? हाँ जी। आ रही है। हाँ दिया। ठीक है, जवाब दिया करो, ठीक है ना यार। अभी मैं बोल रहा था, कोई जवाब नहीं दिया था, मैंने रीज्वाइन किया मैंने। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड में तुमने देखा होगा बचपन में ड्रिंक्स मिलते थे हम लोग को, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह होता था, एक दो रुपये गिलास। उसमें क्या होता था कि वाटर हुआ था, और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके और कलर डाल देते थे, तो एकदम कोल्ड ड्रिंक वाला वो आ जाता था, फ्लेवर आ जाता था। याद आया तुम्हें? अच्छा, हाँ, जो बोतल में कंचे डाले हुए होते थे पैक। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे भी, और अलग से भी बना कर देते थे, गिलास में कलरफुल ड्रिंक्स बना के देते थे, है ना। ठीक हाँ। है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, लिक्विड में गैस को क्या करते थे भाई, सोल्यूबल करते थे। तो सोल्यूबल करने के लिए क्या करते थे, गैस को हाई प्रेशर में लिक्विड के अंदर क्या करते थे हम लोग, फिल्ट करते थे। तो एक बोतल ले लेते थे पेप्सी की, उसके अंदर पानी भरते थे, और फिर उनके पास एक अलग सा मशीन रहता था, उसके अंदर डाल करके और गैस कंप्रेस कर देते थे। देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। हाँ भैया, देखा। हाँ बिल्कुल देखा होगा, सबने ही पिया है वो सब, तो है ना, हमने भी पिया है। तो डेट इज़ द हाँ भैया। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी जो आइडिया है किसी भी गैस को लिक्विड में सोल्यूबल करने का, है ना, कहीं से तो आया होगा ये, है ना। तो एक्चुअली में जो सोल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिया था हेनरी ने। हेनरी ने ही गैस को लिक्विड के अंदर कंप्रेस करके सोल्यूबलाइज करके दिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म आता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना, दैट कैन डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे ऑफ द लिक्विड होगा, ठीक है ना। तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक लिक्विड में जो आप अमाउंट ऑफ गैस को कंप्रेस करोगे, डिजॉल्व करोगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। क्या कहलाएगा भाई? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहलाएगा, है ना। तो गैस को आप क्या करोगे भाई, लिक्विड में सोल्यूबलाइज कर दोगे, कंप्रेस करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, विच इज सैचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर, है ना, ऑफ द एक्सपेरिमेंट अंडर अ प्रेशर एट 180 तो प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। तो प्रेशर लगा करके गैस को हम लोग, है ना, लिक्विड में क्या कर देंगे भाई, डिसॉल्व कर देंगे। तो डैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे गैस हैं जो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, लाइक मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली इन ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, वो बहुत ही कम घुलता है पानी में, क्योंकि पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। मेनली जो हम लोग ड्रिंक बनाने के लिए, जैसे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, अमेरिकन कंपनी है, वो सब मेनली CO2 को क्या करते हैं भाई, CO2 को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। और CO2 को मिक्स करने के बाद जब हम पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, तो हमारे गले में लगता है ना भाई, गले में पीते गले हाँ में एकदम भैया। खनखनाहट सी लगती है, वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बात ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट जो है वो तुम्हें मिलेगा पेप्सी और कोक में, ठीक भाई, पेप्सी और कोक में मिलेगा। तो ये जो
ड्रिंक्स है इसको ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा CO2 की कंसनट्रेशन होती है। अगर इसको हम लोग पियेंगे तो ये हमारी हड्डियाँ को गलाने की टेंडेंसी रखता है। सबसे कम जो होता है फैंटा में होता है, तो फैंटा बिल्कुल सही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होता। ठीक। मा- भैया माजा वाजा में नहीं होता? नहीं नहीं, उन सब में भी नहीं होता। जो गले में नहीं लगता है उसमें नहीं है, और जो कोल्ड ड्रिंक हमारे गले में लग रहा है तो समझ जाओ उसके अंदर CO2 कंटेंट है। अब माजा पी लो, गले में थोड़ा ना लगता है माजा। माजा छोड़ के सारा पेप्सी लगता है गले में। ठीक है, तो बस मेरा काम था तुम्हें एक वो दिखा देना कि भाई क्या है क्या नहीं है, मैंने बता दिया। ओके। सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर। जो सॉल्विटी है गैस की उसको टेम्परेचर और प्रेशर से हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं। सॉल्विटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सॉल्विटी है वो डिक्रीज हो जाएगी विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स भागेंगे इधर उधर। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, और इधर उधर भागेंगे तो ये सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ क्योंकि मैंने जाएगी। अभी बताया कि जो बोतल होता था उसमें पानी भरा होता था, और ऊपर से क्या करते थे, गैस का एक वो लगाते थे चैम्बर, और यहाँ से कुछ होता था दबाने वाला, उसको दबा करके सारा का सारा गैस अंदर की तरफ फिल्ड कर देते थे, है ना। तो प्रेशर जितना ज़्यादा करूँगा मैं उतना ज़्यादा सॉल्विटी बढ़ जाएगी गैस की इन द लिक्विड या इन द वाटर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी और प्रेशर बढ़ाने से सॉल्विटी बढ़ जाएगी। ये 2 पॉइंट याद हो गए तुम्हें, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, याद हो गया। हाँ भैया। तो मैंने कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो मैंने कहा था हेनरी ने दिया है। नाम तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि हेनरी ने भाई ये कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो ये हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ ने एक्चुअली में 3 स्टेटमेंट दिया था, है ना। मैंने यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को डाल कर रखा है। हेनरी ने कहा था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल फ्रैक्शन के। तो सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, पार्शियल प्रेशर के ऑफ द गैस एबव द लिक्विड सरफेस। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ा दूंगा। अब पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल, ये मैंने क्लास 11 में भी बताया था कि पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं। बताओ पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, बताओ। भैया हाँ फोर्स exerted by क्या, gas above the liquid। फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, ये यार कंप्लीट नहीं गैस है, के मॉलिक्यूल। कंप्लीट नहीं है भाई। देखो मेरी बात सुनो। भैया बताऊं? हाँ बताओ। The pressure that would be exerted by one of the gases in a mixture if it is occupied the same ओ volume on its शाबाश, own। इसको हिंदी में बताइयो। 1 मिनट लिया बस। देख यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस चैम्बर में मान लो 3 तरह के गैस हैं। एक नाइट्रोजन का गैस है, ठीक है ना। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, तो उसका प्रेशर हो गया P0CO2। और एक हमारे पास मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो H2 हो गया। तो इस पूरे चैम्बर का जो टोटल प्रेशर होगा, है ना, तो वो हर गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो किसी भी गैस के मिक्सचर में अगर कोई भी गैस होता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे P0N2 है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ आया कुछ, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर होता है, दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल मतलब मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर क्या कहलाता है भाई, पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। अब मत भूलना इसको। तो हेनरी ने कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर मैं पार्शियल प्रेशर को बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, किसी भी गैस का। तो जिसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। मान लो इसमें मैं नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा हूँ,
है ना भाई। सबके 1 atm 1 atm है, इसके मैं 10 atm कर देता हूँ। तो इसकी पार्शियल प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबलाइज होगा भाई, नाइट्रोजन गैस होगा सोल्यूबल, ठीक है। फिर दूसरी बात कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, मोल फ्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। तो मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, पार्शियल मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या है आपस में, प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का वो हटा दो, साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। भैया हाँ ये पार्शियल प्रेशर है क्या? अभी तो बताया मैंने, किसी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहता हूँ। किस क्या क्या? किसी एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अगर सिस्टम में 10 गैस हैं तो किसी एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 गैस हैं, है ना, तो तीनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर होंगे। ठीक है, समझ में आया पार्शियल प्रेशर? हाँ ठीक है, ओके। थर्ड देखो, थर्ड लाइन में मिलती जुलती है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब यही वाली बात हो गई, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसका कांस्टेंट आता है के एच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। इस के एच की वैल्यू हर सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। चलो ये तो बात की बात है। अब पहले ये हेनरी तो तुम्हारे क्लास 11th में भी था, शायद तुम्हारे एग्जाम में भी आया था ये, है ना, तुम्हारे एग्जाम में आया था ना हेनरी लॉ? नहीं, आया था भाई, आया था। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया हेनरी लॉ क्या है। ठीक है, तो हेनरी लॉ तुम्हारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया है, और क्लास 11th में भी मैंने लगभग डिस्कस कर दिया था इसके बारे में, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं था, वहाँ पे केवल एक लाइन की डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा डिटेल में है। इसके बाद ये ग्राफ ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। ये मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर के बीच का ग्राफ है ये। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ कैसा आएगा भाई, कांस्टेंट आएगा। केस मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो स्लोप है वो के एच को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, के एच को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें फॉर्मूला से पता चल रहा है, राइट। चलिए, तो ये ग्राफ तो तुम फॉर्मूले देखकर बना लोगे। ओके, तो मैंने बताया कि डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यू। मैंने कहा था कि हर गैस की के एच की वैल्यू अलग अलग होती है एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है भाई, मतलब हर गैस का अलग अलग के एच है, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी भाई, अलग अलग होगी, है ना। दिस सजेस्ट डेट के एच इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। तो के एच क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, गैस के नेचर को रिप्रेजेंट करता है के एच। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन मत लो। के एच क्या है भैया? के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट, अभी तो पढ़ा है मैंने यहाँ पर। मैंने कहा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, क्या एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय के एच। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया। ठीक है। थोड़ा अटेंटिव रहा करो यार, ठीक है ना, तुम बातें स्किप कर जाते हो। तो हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी एट दिस स्टेज। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बच्चों में गलती होती है। के एच की वैल्यू, ठीक है ना, एट अ गिवन प्रेशर के एच की वैल्यू जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना ही क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो गया। हाँ, लोअर हो जाएगा। ठीक है। शिवम तेरे पापा कॉल कर रहे हैं, क्या बात है? पता नहीं भैया। हेलो, हाँ हाँ, ले रहा है वो क्लास। नहीं, अभी तो मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ठीक है। तो ये एक बात तुमको ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, प्रैक्टिकली भी देखा गया था कि जिस गैस की वैल्यू, ठीक है ना,
जिस गैस की KH वैल्यू ज़्यादा थी उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही थी भाई, अल्टीमेटली कम हो रही थी। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉलिबिलिटी एट द गैस इन द लिक्विड। ये एक्चुअली में NCERT की लाइन है। तो KH वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है भाई, घट जाती है ना। और सॉलिबिलिटी घटेगी तो KH क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। KH क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये रिलेशन भी एक तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी और सॉलिबिलिटी कम होगी तो KH बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। तो KH वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है ना। इसका क्या मतलब है, उनकी सॉलिबिलिटी कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इंडिकेटिंग दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड डिक्रीजेस, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा, बता दिया मैंने, विद राइज इन टेम्परेचर, वो भी बता दिया मैंने। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन द वार्म वाटर। तो इसी कारण से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक स्पेसीज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं भाई, कोल्ड वाटर में फील करते हैं, है ना, रेदर देन वार्म वाटर। तो इसके ऊपर CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई एक्वाटिक एनिमल, है ना, कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। तो वहाँ पे ये रीज़न देना है तुम्हें। ठीक है ना, कि वार्म वाटर में क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जो बेचारे एक्वेटिक स्पेसीज हैं, क्या वो ऑक्सीजन ले पाएंगे, जी पाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे। इसलिए वो गर्म पानी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। इसलिए उनको क्या चाहिए भाई, कोल्ड वाटर चाहिए या नॉर्मल वाटर चाहिए, है ना। तो ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बात समझ आया तुमको। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। मैं जहाँ से क्वेश्चन कह रहा हूँ वहाँ से आना पक्का है, इस बात को कोई भी नहीं टाल पाएगा। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन तो मैं ऊपर से ही तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ जब से मैं हेनरी लॉ पढ़ा रहा हूँ, कि जो तुम्हारे पास जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा, पता चला तुम कहीं और ही चलेगा फिर। तो टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 कंटेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, बोटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना। तो बोतल को क्या करते हैं, हाई प्रेशर में सील करते हैं। इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं भाई, ऊपर से हार्ड होते हैं। और जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो गैस एकदम से निकलता है। तो जो गैस निकलता है दैट इज़ द गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया कि कोल्ड ड्रिंक्स को CO2 मिक्स करने के लिए हाई वाटर में सील्ड किया जाता है। ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है ना। चलो दूसरा कंडीशन है स्कूबा डाइवर्स का, ठीक है ना। ओके, स्कूबा डाइवर्स समझते हो। नहीं भैया। अरे यार, जो तुमने देखा होगा सिलेंडर और मास्क बांध करके समुद्र में तैरते रहते हैं अंदर ही अंदर, हाँ उन्हीं को तो कहते हैं, जी भैया। है ना, समुद्र में जो जाते हैं तैरने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं ये। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली में जो उनका जो सिलेंडर होता है ना, जो पीठ के पीछे बंधा हुआ होता है ना, उसमें लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ऑक्सीजन गैस ही नहीं होता। ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन गैस भी फिल्ड होता है और क्या कहते हैं, हीलियम गैस भी फिल्ड होता है। तो नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर फिल्ड होता है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों फिल्ड होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। व्हेन द स्कूबा डाइवर्स कम टुवर्ड सरफेस, है ना, मतलब वो समुंदर में है और ये पर्सन जो है स्कूबा डाइवर्स, ये सरफेस की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। कम टुवर्ड द सरफेस, जैसे ही सरफेस के पास आएगा तो सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज हो जाएगी। कौन से गैस की भाई, ऑक्सीजन गैस की, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी का। अगर प्रेशर कम होगा सरफेस पे तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ओके, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दिस रिलीजेस द डिजॉल्व्ड गैसेस एंड टेंड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, ठीक है ना। और बबल जो ब्लड होता है, ब्लड, है ना, ब्लड कहाँ बहता है भाई, कैपिलरीज में और वेंस में बहता है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही गैस प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। जो सॉल्युबिलिटी कम होगा तो जो ब्लड में हमारे जो गैसेस है ना,
वो गैसेस ब्लड से निकल के स्केप करने लगेंगे, मतलब आउट ऑफ द ब्लड जाने लगेंगे। और जब ब्लड आउट ऑफ द ब्लड जाएंगे वो तो एक मतलब कि बबल्स बनाने लगेंगे, बबल्स के रूप में ब्लड से बाहर निकलेंगे वो, ठीक है ना। तो ये जो बबल्स होते हैं ना, ये वेन्स को और कैपिलरी को क्या कर देते हैं भाई, ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक कर देंगे तो जल्दी से यहाँ से अब ब्लड जो है हमारा वो फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ब्लड के फ्लो को क्या कर देते हैं भाई, ये रोक देते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा कैपिलरीज है इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैंड्स। तो हम इसको क्या कह दिया हमने, बैंड्स हो गया, बैंड। है ना। तो बैंड्स कहते हैं। तो बैंड्स में क्या होता है भाई, कैपिलरीज और वेन्स क्या हो जाते हैं भाई, ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, है ना। और बबल क्यों बन रहा है नाइट्रोजन का, क्योंकि जब ये स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ जा रहा था तो प्रेशर कम हो रहा था, प्रेशर कम होने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो जो गैस ब्लड के अंदर सोलूबल थे वो गैस अब बबल की फॉर्म में ब्लड से निकलने लगे, तो उन बबल्स के कारण ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर बांधे जाते हैं पीठ के पीछे, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, मिक्सचर ऑफ गैसेस फिल्ड करते हैं। टू अवॉइड द बैंड्स, द टैंक यूज बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो एयर को डाइल्यूट किया जाता है विद हीलियम, या सीधा साधा कह दूँ कि उसके गैस के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, तो मैं कह दूंगा कि 11.7% ये एच ही नहीं है भाई, ये एच ई है, हीलियम, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इतना तुम समझ सकते हो। और 56.2% नाइट्रोजन है और 32.1% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इतना मिक्सचर तैयार करके रखा जाता है ताकि बैंड ना हो स्कूबा डाइवर्स का, ठीक है ना। यहाँ पे ई आता है, कोई नहीं, इतना तुम कर लोगे, मैं तुम्हें वैसे भी सब करके भेजूंगा, टेंशन मत लो। मैं आज प्रिंट दे दूंगा, ठीक है, आज मैं प्रिंट दे दूंगा तुम्हें। आधा कंप्लीट हो गया है वैसे भी ये थ्योरी, इंपॉर्टेंट रह गया बस, तो आज मैं थोड़ा दे दूंगा तुमको ताकि तुम उसको लिख लो। बाकी एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए बोला था तो तुम कर ही रहोगे, है ना। तुम वैसे ही मेरी बातों की बहुत पंक्चुअल हो। चलो, तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन, कभी तुमने देखा होगा जो उत्तराखंड होते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो क्लिम्बर्स होते हैं जब वो चलते हैं या चढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, है ना, उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगती है। डैट इज टर्म एड एनोक्सिया, क्या कहते हैं इसको, एनोक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता क्यों है, आखिर ऊपर हम प्लेन से, अगर हम ग्राउंड से, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे अगर जा रहे हैं तो आखिर हमें एनोक्सिया होता क्यों है, ठीक है ना, कोई बता सकता है। भैया ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाता है, उनका हार्ट पंप करने लगा। हाँ देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड, इसी बस यही एक कारण है, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, है ना, एज कम्पेयर टू द ग्राउंड, है ना। दिस लीड टू द लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब यहाँ पे प्रेशर अगर कम हो चुका है ऑक्सीजन का, है ना, तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के कारण ये ब्लड में अच्छी तरीके से सोल्यूबलाइज नहीं हो पाएंगे, और जब ब्लड में सोल्यूबल नहीं होंगे तो वो हमारे टिश्यू तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि भाई ब्लड ही तो उनको सोल्यूबल करके हर टिश्यू हर ऑर्गन तक लेके जाता है। जब ब्लड में ये सोल्यूबल ही नहीं हो पाएंगे तो फिर वो पहुँच भी नहीं पाएंगे हर टिश्यू में, है ना, तो हर टिश्यू में नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है लीड्स टू लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लिम्बर्स, है ना। तो लो O2 जो कंसनट्रेशन कम हो गई है ऑक्सीजन की, इसके कारण जो क्लिम्बर्स होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, वो पूरे अच्छी तरीके से सोच या समझ नहीं पाते हैं। इस सिम्टम को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। और एक बात और बताऊं, जब हमारे हीमोग्लोबिन को, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, डैट इज़ द टाइप ऑफ द पिगमेंट और प्रोटीन, राइट। जब हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है ना, ऊपर हाइट पे जब उसकी कमी महसूस होती है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करने लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड में अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हमारे जो ब्लड्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को क्या करता है भाई, बाउंड करता है, 4 ऑक्सीजन को बाउंड कर लेता है, राइट। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बाउंड होगा। तो हाइट पे जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कंटेंट बढ़ने लगते हैं, ताकि वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच कर सकें, राइट।
तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो अल्टीमेटली ये कह दो कि शरीर में खून बढ़ गया है, और हमारा जो ब्लड है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। इसलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर ब्लड की कंटेंट ज़्यादा होती है, और उनका शरीर भी इसी तरीके से लाल या पिंक दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। थप्पड़ मार दो तो ऐसा लगता है वहीं खून जम गया गाल पे, क्यों? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया। है ना, मैंने पूरा डिटेल बताया है कि ऊपर हीमोग्लोबिन ये वो ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई करेगा, ये दूसरा कंडीशन है, और एनोक्सिया हो रहा है, ये अलग कंडीशन है। तो इसके अलावा मैंने एक कंडीशन तुम्हें और बता दी। तो हाई एल्टीट्यूड पे दो चीज़ होगा, एक एनोक्सिया होगा और एक ब्लड कंटेंट बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सीधी बात है भाई, ब्लड का कंटेंट बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इतनी सारी बातें मैंने तुमको बता दी है ना। अभी जो है मैं अभी 15 मिनट पहले क्लास को मैं ऑफ करूँगा, लेकिन तुम्हारा क्लास ऑफ नहीं होगा। मैं तुमको एक लिंक दूंगा, उसमें जाके न्यूमेरिकल देखना है। मैंने न्यूमेरिकल अपलोड किया है, अभी किया है मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। जो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल बोला था मैंने करवाऊंगा, तो मैंने करवा दिया है वो। मैं तुम लोग अभी जाकर देखना, तुम लोग बाद में देखते नहीं हो वीडियो वगैरह, इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि अभी जाकर देखोगे तुम लोग, ठीक है। चलो इतना ख़त्म कर लेते हैं पहले। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके। सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अब ये तो मैंने पहले बता दिया है कि सॉल्विटी कम हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गैस का लिक्विड में डिजॉल्व होना कौन सा प्रोसेस है भाई, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक को टेम्परेचर नहीं चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और इस प्रोसेस में अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट क्या होगा भाई, इवॉल्व्ड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर से दोबारा वही चीज़ आ गई है कि सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही चीज़ है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही ऊपर वाली बात ही लिखी है घुमा करके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तुम्हारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक। अब देखो गैस को, है ना, हम लोग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो उसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक। तो हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और टोटल प्रेशर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, ठीक है। आज मैंने क्या पढ़ाया तुम लोग को, सिर्फ सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाया मैंने, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ अकेला, है ना, 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ हेनरी लॉ के बारे में आएगा। ये स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट ही देके चले जाते हैं। अगर 3 नंबर में आएगा तो हेनरी लॉ के स्टेटमेंट, है ना, आधे नंबर का ये ग्राफ, ठीक है, और आधे नंबर का ये एप्लीकेशन। कोई भी 2 एप्लीकेशन दे देना जो तुम्हें बढ़िया लगता है, ठीक है। 3 एप्लीकेशन मैंने डाल रखा है, 2 एप्लीकेशन कोई से भी याद कर लेना। कभी कभार तो सिर्फ एप्लीकेशन ही पूछ देता है 2 नंबर में, तो ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ते हैं हमें। तो हेनरी लॉ का यहाँ पे जितना भी टॉपिक मैंने तुमको दिया है डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना है। पास ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे, बार बार रिपीट हो रहा है हेनरी लॉ, इतना इंपॉर्टेंट है। रह गया इसकी न्यूमेरिकल की बात, तो पहले ये तुम कर लो। न्यूमेरिकल तो मैं करा दूंगा, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल में एक साथ कराऊंगा, है ना। पहले मैं तुम्हें ये पढ़ा देता हूँ रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ पढ़ाने के बाद डाल्टन्स लॉ पढ़ा दूंगा। डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, अभी स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबा जाएगा क्लास, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में तुम्हें डेरिवेशन करा दूंगा, फिर इस डेरिवेशन को कराने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो इतनी बात तुम हो गई होगी क्लियर। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, 1 मिनट।